हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का टॉपिक क्या है बाबू? आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या। क्या बाबू? आज का टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या, यानी 10th का चैप्टर नंबर 1 बाबू, वास्तविक संख्या। तो आज वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, 10th चैप्टर नंबर 1। तो आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये सब कौची करेंगे आज के लेक्चर में कवर करेंगे बाबू, समझिएगा। तब पहले प्राकृत संख्या। क्या बाबू? प्राकृत संख्या। तब सवाल उठता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बाबू? कौची बाबू? प्राकृत संख्या। तब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बाबू? तब गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे बाबू? प्राकृत संख्या। हम गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बाबू? गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू? एक से। जैसे में क्या हो जाएगा, जीरो से तो गिनती नहीं स्टार्ट होता है, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। तो गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे बाबू? प्राकृत संख्या। तब प्राकृत संख्या समझ गए बाबू कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? समझ है कि गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5, यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू? एक से। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। यानी जैसे में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ई कौची के चिन्ह है बाबू? अनंत के। ई कौची के चिन्ह है? अनंत के। अनंत। अनंत किसे कहते हैं बाबू? तो जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे बाबू? अनंत। अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे बाबू? अनंत कहेंगे। जिसका कोई अंत ना है तो क्या कहेंगे? अनंत। तो अगर हम गिनती एक से स्टार्ट करते हैं बाबू, तक कहां तक गिनी चल जाएंगे से आपको कोई ठीक है? नहीं ना बाबू। और अब खरब कितना भी गिनते जाइए ये खत्म नहीं होने वाला है। यानी एक से स्टार्ट करिएगा तो कहां तक जाएगा? अनंत तक। एक आप लोगों से हम सवाल पूछते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए तो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बताइए? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बाबू? तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बाबू? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? एक। अगला देखिएगा, सबसे बड़ी। सबसे कौन सी बाबू? बड़ी प्राकृत संख्या का क्या है बताइए बाबू? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है बताइए? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, यानी कि इन्फिनिटिव। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव यानी कि अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बाबू? एक। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत यानी कि इन्फिनिटिव। अनंत अभी बताया कि अनंत किसे कहते हैं बाबू? तो जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या कहेंगे बाबू? अनंत। अब एक सवाल है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग बताइए तो। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, सुनिएगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो एन इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का
योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा बाबू कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाएगा बाबू, अभी हम बताते हैं इसी क्लास में कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। समझिएगा बाबू कि फॉर्मूला का उपयोग कैसे होगा, समझिए। एक बार और फॉर्मूला बोलिए बाबू, कौन सी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। समझ गए बाबू। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखिए बाबू, अगर हम एक से लेकर, हम कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को जोड़े, तो आप क्या करेंगे, हम आपको कहेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को जोड़िए। तो 1 से लेकर हम 10 तक के सब संख्या को जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे, हम आपको कह दिए कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को जोड़िए। तो जो आप कैसे जोड़ेंगे बाबू, ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10। हम आपको क्या कहें बाबू कि आपको कहेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं को जोड़िए। 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को जोड़िए। तो आप कुछ करेंगे, 1 से 10 तक ऐसे संख्या लिख के जोड़ेंगे तो कितना होगा पहले देखें। अगर आप 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्या को जोड़ने के लिए कहेंगे तो आप ऐसे लिखकर जोड़ेंगे। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में देखिए कैसे तुरंत आंसर आ जाता है। देखिए पहले इसको जोड़ देते हैं, देखिए कितना, 1 2 3 3 6 4, देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 28 8 36 36 9 45 10 55, कितना आ गया बाबू 55। ऐसे जोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसी को इस फार्मूला पर बैठा कर जोड़े तो देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। देखिए अगर हम क्वेश्चन दे दिए कि क्वेश्चन ऐसे ना हो कि प्रथम प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ये भी क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 10, तो 10 को प्राकृत संख्या प्रथम में कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक के सभी संख्या को योग करने के लिए कह रहा है। 1 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्या को योग का अर्थ क्या होता है बाबू, तो योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब जोड़। अब समझिएगा, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो समझिएगा कौन लिखेंगे बाबू, हल। क्या लिखेंगे, हल। उसका बाद दिया गया है n बराबर का दिया हुआ है बाबू, n बराबर का दिया हुआ है, तो n बराबर n माने नंबर, संख्या कितना दिया हुआ है बाबू, n बराबर दिया हुआ है का 10 दिया हुआ है। देखिए तो n बराबर कितना दिया हुआ है बाबू 10, n बराबर कितना दिया हुआ है 10, और हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा कि नहीं, n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। अब इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे। देखिए n है, n बराबर 10 है, तो n के स्थान पर कितना लिखेंगे बाबू 10, फिर से यहाँ n है तो n के स्थान पर 10, अब प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे प्लस 1। अब बट्टा में कितना है बाबू 2, बट्टा में कितना है 2। अब देखना है यहाँ पर, ये देखिए 10 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 11, 10 के 10 लिख दिए बाबू, गुना कोष्ट हटता है तो गुना, 10 प्लस 1 बराबर कितना हो गया बाबू 11, समझे। 10 प्लस 1 बराबर 11, नीचे कितना बचेगा 2। देखिए
अगर 11 में 10 से गुना करेंगे तो आएगा 110 और बटा 2। कटेगा के बार में बाबू 55 बार में। देखिए ये आसान है कि वो आसान है, पहले बताइए। अगर हम कह दिए कि एक प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, तो आप 1 से 1000 तक लिख कर बनाएंगे, उसके लिए ज्यादा पेज भी खर्चा होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन आप इस फार्मूला का प्रयोग करके तुरंत आंसर ला सकते हैं। देखिए यहाँ भी आंसर 10 आया, सॉरी यहाँ भी आंसर 55 आया, यहाँ भी 55। एक बार और समझिएगा इस क्वेश्चन को बाबू। कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होगा, यानी कह रहा है ना बाबू कि प्रथम 1 से लेकर के 10 गो प्राकृत संख्या के योग क्या होगा। तो कौची लिख दिया बाबू, हल। उसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, n बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 10। क्वेश्चन में n बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 10। अब देखिए फार्मूला प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, फार्मूला क्या लिखवाए हैं बाबू, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या लिखवाए हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो देखिए n के मान कितना दिया हुआ, पहले समझिए n का मान 10। तो देखिए n है, n के स्थान पर 10 लिख दिए, इंटू है तो इंटू, फिर n है तो n के स्थान पर 10, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, बटा में 2 है तो 2। अब देखिएगा, देखिए ये 10 के 10 ऐजा लिख दिए बाबू, 10 के 10 यहाँ पे लिख दिए, और 10 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो क्या लिख दिए, 11। अब देखिए अब बटा 2 है तो बटा 2 कितना हो जाएगा, 110 बटा 2 यानी 55। आंसर कितना आ गया बाबू, 55। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, समझिएगा। इतना समझ गए बाबू, इतना समझ, चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं बाबू, एक दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कह रहा है ना बाबू क्वेश्चन कि प्रथम 1 से लेकर के 50 तक के प्राकृत संख्या को जोड़िए, यानी कि योग कितना होगा बताइए। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 50 तक संख्या लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। अगर आप इस फार्मूला का उपयोग करेंगे तो बाबू कम समय लगेगा। चलिए तो कौन सी दिया गया है बाबू, हल। क्या लिखेंगे, हल। यानी कह रहा है ना बाबू कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे बाबू हल, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्वेश्चन में जो चीज दिया है वो लिख देंगे, दिया गया है। कौन चीज बाबू, दिया गया है। क्या दिया गया है, सुनिएगा ध्यान से। n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर 50 दिया हुआ है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में n बराबर कितना दिया हुआ है, 50, तक लिख दिए 50। अब कौन चीज लिखेंगे, फार्मूला। फार्मूला क्या है बाबू, सूत्र से। यहां पर लिख सकते हैं आप सूत्र से। कौन चीज से बाबू, सूत्र से। यानी हम यहाँ सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सूत्र यानी फार्मूला, यानी n इंटू n प्लस 1 बटा 2। यही कौन होता है, फार्मूला। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब समझिएगा, देखिए जहां जहां n है उसके स्थान पर कितना लिखना है बाबू, 50। देखिए तो कितना लिख देंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1 बटा 2। आप समझिएगा, ध्यान से समझना है बाबू, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए 50 गुना 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51 बटा 2। 50 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 51 बटा 2। अब इसको में इसको से गुना करेंगे। देखिए 50 51, देखिए 0 0 कितना हो जाएगा, 5 50 है 25। देखिए गुना तो आपको आता ही होगा, 0 0 0 5 50 है 25, 0। कितना आंसर आ गया बाबू, देखिए गुना किए तो कितना आ गया, गुना किए तो कितना आया बाबू, 2550। कितना आया, 2550। अब बट्टा में कितना लिखेंगे, 2। बट्टा में 2, कितना बट्टा में लिखेंगे, 2। अब देखिएगा कितना है, 2550।
कि कटेगा के बार में देखिए, देखिएगा समझिएगा के बार में कटेगा, यानी कि 12, देखिए 12 दूनी 24 बच गया एक, फिर 7 दूनी 14 और फिर 5 दूनी 10, यानी कि कितना आंसर आ गया बाबू 1275। आंसर कितना आ गया बाबू 1275, आंसर आ गया 1275। समझ गया बाबू क्वेश्चन को। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि n बराबर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का 50 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर निकालने के लिए कह रहा है, तो हल दिया गया है n बराबर 50 है बाबू, सूत्र से n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए n के स्थान पर 50 लिखेंगे, यहाँ पर भी 50 प्लस 1 बट्टा में 2, 50 अब गुना, देखिए 50 प्लस 1 51, 50 में 51 से गुना करेंगे तब 1200 कितना आएगा वो 2550, और इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1275। यही क्या हो गया आंसर। तो आप लोगों को पहले एसडब्ल्यू में क्वेश्चन देते हैं इसी पर, देखिए लिखिएगा लिखिएगा एसडब्ल्यू में बाबू, बना कर लाइएगा। समझिए एसडब्ल्यू में क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा का क्वेश्चन है कि प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, योग निकालें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम 975 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए 5 क्वेश्चन देंगे। चौथा क्वेश्चन है प्रथम 1499 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम एक और क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, प्रथम 2500 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाइएगा बाबू। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा है प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 975 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 499 प्रथम 1499 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 2500 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इन सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृत संख्या समझ गए बाबू, सब प्राकृत संख्या आप समझ गए। अगला टॉपिक है, समझिए प्राकृत संख्या आप समझ गए, और समझना है बाबू पूर्ण संख्या। कौन संख्या बाबू, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद कौन संख्या, पूर्ण संख्या। समझिएगा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या समझ गए बाबू अच्छे तरीके से। अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण
संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। अगला टॉपिक क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। तो समझिएगा कि पूर्ण संख्या क्या है। कौची बाबू? पूर्ण संख्या क्या है? तो एकदम आसान सा क्या है बाबू? डिफिनेशन है, यानी कि परिभाषा है कि जो प्राकृत संख्या के अभी पढ़े बाबू, अभी कौची पढ़े? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर क्या बाबू? प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। समझिएगा कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। क्या है बाबू? कि जो प्राकृत संख्या है ना, उसके परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर दे, किसको बाबू? शून्य को शामिल कर दे। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर कौन संख्या प्राप्त होता है बाबू? तो प्राकृत संख्या के जो परिवार है ओकरा में सिर्फ शून्य को शामिल करने पर कौन संख्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या। जैसे कि समझिए, जैसे में प्राकृत संख्या के परिवार क्या था बाबू? 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्या बाबू? अनंत। अनंत क्या था? अनंत। अनंत अभी बताए किसे कहते हैं बाबू? जिसका कोई अंत ना हो। कहिए अनंत। यानी शून्य कौन संख्या के परिवार है? पूर्ण संख्या, सॉरी, प्राकृत संख्या के परिवार है। कि किसका परिवार है बाबू? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या के जो परिवार है ना, इसको में अगर हम शून्य को शामिल कर दे, किसको बाबू? शून्य को। प्राकृत संख्या के परिवार था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसको में हम क्या कर दिए बाबू? शून्य यानी जीरो। शून्य को शामिल कर दिए। किसको? शून्य को। तब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर कौन संख्या प्राप्त हो गया बाबू? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के परिवार में किसको शामिल किए बाबू? शून्य। शून्य को। तो कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर कौन संख्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या। अब सवाल उठता है बाबू, बताइए तो, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बाबू? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और देखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बाबू? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। कहाँ लिखेंगे? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है बाबू? अनंत। अनंत यानी कि इन्फिनिटी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तो बताइए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ लिए बाबू? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को समझ लिए। अब अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ लिए। अब अब अगला क्या है बाबू? समझिए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझ गए। सम संख्या, विषम संख्या, ये तो आप लोग लगता है कि 4-5 क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम फिर भी 10 मिनट समय लगेगा, कोई जल्दी नहीं है, पढ़ा देते हैं। चलिए, आप वैसे आप लोग पढ़े भी होंगे। अगला टॉपिक है कि सम संख्या। सम संख्या यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। देखिए बाबू, सम संख्या, पूर्ण संख्या को होल नंबर। चलिए बाबू, सम संख्या क्या बाबू? सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं बाबू?
सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या बात आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th में पहुंच गए हैं। आप लोग 5th 4th 6th से ही ये सब पढ़ते आ रहे हैं, समझिएगा। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसको क्या कहेंगे बाबू? सम संख्या। वैसन संख्या कितना से विभाजित होगा? 2 से, ओकरा कौन कहेंगे? सम संख्या। जैसे में क्या होगा? 2 से विभाजित, 1 2 से विभाजित होगा बाबू? नहीं होगा। 2 देखिए 2 2 से विभाजित होगा, यानी 2 2 से कटेगा, कटेगा, तो यानी कि 2 सम संख्या है। 3 3 सम संख्या नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 8 है। ऐसे ही कहाँ तक? 10 है, 12 है। ऐसे ही ये भी कहाँ तक चला जाएगा? डॉट डॉट अनंत तक। कहाँ तक बाबू? अनंत तक। 2 4 6 यहाँ सब कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक सम संख्या। अब सबसे छोटी सम संख्या लिख दीजिए कमेंट में, और सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। सबसे छोटी सम संख्या क्या है बताइए तो? सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे बड़ी आप लिखिएगा कमेंट में। चलिए अगला है विषम संख्या। विषम संख्या, संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, समझिएगा। वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा बाबू? जैसे में हो जाएगा 1 3, 2 नहीं होगा, क्या है बाबू? क्योंकि 2 2 से विभाजित हो रहा है। 5 7 9 11 डॉट डॉट, ये भी कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। ये कहां तक चला जाएगा बाबू? अनंत तक। आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना है बाबू, और सबसे बड़ी विषम संख्या? तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना है बाबू? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। क्या बाबू? सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। आगे समझिएगा। सम संख्या विषम संख्या समझ गए बाबू। अगला टॉपिक है सम संख्या और विषम संख्या, समझ गए। अब समझना है बाबू, क्या समझना सुनिए। सम संख्या विषम संख्या समझ में आया? पहले बताइए। चलिए अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। क्या बाबू? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। समझिएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या देखिए बाबू, अभाज्य संख्या। क्या बाबू? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बना बाबू? अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। सवाल है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या बाबू? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कौन संख्या बाबू? अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। समझिएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए बाबू, अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या समझना है ध्यान से। तो वैसी संख्या, थोड़ा समझिएगा वो ध्यान से। यहाँ पर वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो वैसी संख्या,
वैसी संख्या जो समझिए अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो वैसी संख्या, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कोई और संख्या से ना कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो वैसी संख्या जो एक और, क्या बाबू? एक और स्वयं के अलावे कोई और संख्या से ना कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझे कि वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटेगा, उसके अलावे कोई और संख्या से नहीं कटेगा, समझिएगा, अभाज्य संख्या। जैसे में क्या होगा बाबू? जैसे में होगा, समझिएगा, कोई बाबू अभाज्य संख्या, तो जैसे में क्या होगा बाबू? एक से भी कट रहा है, यानी कि सॉरी एक से भी कटना चाहिए और स्वयं से, दो से स्टार्ट करते हैं। कितना से बाबू? दो से। तो देखिए, तो दो है जे अपने आप यानी स्वयं यानी दो से कट रहा है और दो कितना से कट रहा है? एक से। दो कितना से कट रहा है? एक से कट रहा है दो बार में। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, यानी दो संख्या है ना, तो दो सिर्फ दो से कटना चाहिए और एक से, उसके अलावे कोई संख्या से नहीं। दो हो गया, तीन हो गया, तीन भी है तो तीन किससे कटेगा बाबू? तो तीन कटेगा किससे? तीन किससे कटेगा? तीन स्वयं यानी खुद से। तीन से कटेगा और किससे कटेगा? एक से। तो ये भी कौची हो जाएगा? अभाज्य संख्या। पांच सिर्फ पांच से कटेगा, चार क्यों नहीं होगा बाबू? क्योंकि चार, देखिए, चार दो से भी कट जा रहा है कि नहीं? तो हमको चार नहीं होगा, काहे ना बाबू? कि कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से ना कटे, यानी चार कहना होगा, वो चार दो से भी कट जा रहा है, यानी कि चार नहीं होगा, पांच होगा। कैसे बाबू? क्योंकि पांच सिर्फ अपने आप से यानी स्वयं से और एक से कट रहा है। छह होगा बाबू? बताइए, छह नहीं होगा। छह कितना कितना से कट रहा है बाबू? दो से कट रहा है तीन बार में और तीन से भी कट रहा है दो बार में, तो छह नहीं होगा। कितना होगा बाबू? सात। और उसके बाद नौ, तो नौ भी नहीं होगा। नौ कितना कितना से कट रहा है बाबू? देखिए, नौ तीन से कब भी कट रहा है, नौ से भी कट रहा है, सॉरी, नौ तीन से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 11 बाबू, 11 है, 11 अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है, 12 नहीं है, 13 है। 15 भी नहीं है। 15 कितना कितना से कट रहा है बाबू? 15 कैसे कि तीन से भी कट रहा है और पांच से भी कट रहा है। देखिए, 15 जो संख्या है वो पांच से भी कट जा रहा है और 15 कितना से कट जा रहा है? तीन से। तो 15 नहीं होगा। तो हमको कैसा संख्या चाहिए अभाज्य में बाबू? तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कोई और संख्या से ना कटे। ये सब देखिए, ये सब कितना से कटेगा? एक और स्वयं से। 15 के बाद बाबू 16 भी नहीं होगा। 17 होगा। कितना होगा बाबू? 17 के बाद कितना होगा बाबू? 19। ऐसी डॉट डॉट कहां तक जाएगा बाबू? 97, सॉरी, ऐसे डॉट डॉट कहां तक? इंफिनिटी, यानी कि अनंत। डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक। डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। समझे बाबू? अभाज्य संख्या वैसन संख्या
और एक और क्वेश्चन है बाबू कि 1 से लेकर के 50 तक कितने अभाज्य संख्या है बताइए तो। 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या है बाबू। तो 1 से लेकर 50 तक 15 गो अभाज्य संख्या मिलेगा। 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्या होता है। कितना बाबू 15। 1 से लेकर के 50 तक कितना अभाज्य संख्या होता है बाबू। तो 1 से लेकर के अभाज्य तक 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या। अब हम पूछेंगे कि अगर 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या है तो 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या है बताइए तो। 1 से लेकर 50 तक 15 हुआ अभाज्य संख्या मिल रहा है, यानी 1 से लेकर 50 तक हम गिन रहे हैं तो हमको 15 हुआ अभाज्य संख्या मिल रहा है। अगर हम 1 से लेकर के 100 तक गिनेंगे तो हमको कितना अभाज्य संख्या मिलेगा बताइए बाबू। तो आप बोलेंगे 30। तो कैसे बाबू, क्योंकि 1 से 50 तक 15 है तो आप कह देंगे 30, लेकिन 30 नहीं होगा। 30 नहीं होगा, कितना होगा बाबू 25। कितना होगा 25। कितना होगा 25। 1 से 50 तक 15 हुआ अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक गिनेंगे तो 25 हुआ अभाज्य संख्या। समझे बाबू। अभाज्य संख्या समझे कि नहीं पहले बताइए। अभाज्य संख्या समझ गए। चलिए अभाज्य संख्या के बाद होता है भाज्य संख्या। कौन संख्या बाबू भाज्य संख्या। समझिएगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद कौन संख्या है भाज्य संख्या। क्या है बाबू भाज्य संख्या। अब समझना है कि भाज्य संख्या क्या है। क्या बाबू भाज्य संख्या क्या है, यानी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या बाबू भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन संख्या भाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कौन संख्या बाबू भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे सभी संख्या से कटना चाहिए और कोई और भी संख्या से कटना चाहिए, यानी कि वैसन संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य माने कुछ होता है, समझिए पहले भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे और कई संख्याओं से विभाजित हो ओकरा कुछ कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कई अन्य और संख्या से विभाजित हो उसको क्या कहेंगे भाज्य संख्या। समझिएगा पहले डिफिनेशन लिखेंगे उसके बाद समझाएंगे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कई अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कई और संख्या से भी कटे। जैसे कि देखिए जैसे में कितना से स्टार्ट होगा बाबू, जैसे में स्टार्ट होगा 4 से। जैसे में कितना से स्टार्ट होगा बाबू 4 से। 3 का नहीं होगा, 2 का नहीं होगा बाबू, क्योंकि देखिए 3 2 है ना बाबू, तो 2 सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी 3 सिर्फ 1 से कटेगा स्वयं से, तो इसको में शर्त क्या है बाबू। शर्त है कि स्वयं से भी कटना चाहिए, 1 से भी कटना चाहिए और कई अन्य संख्या से भी। देखिए 4 होगा, क्या होगा बाबू 4। 4 देखिए 4 1 से भी 4 कटेगा, 4 कटेगा 1 से भी, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी। एकरा में 4 स्वयं से यानी 4 से भी। एकरा में नियम है कि 1 से भी कटना चाहिए, स्वयं से भी कटना चाहिए और कोई और संख्या से भी कटना चाहिए। तो कितना होगा 4। 4 के बाद 5 होगा, 5 नहीं होगा। क्या बाबू कि 5 सिर्फ 5 से कट रहा है और स्वयं से। 5 कितना से कट रहा है बाबू 5 से और स्वयं से। अब देखिए
छह छह होगा कि नहीं, छह होगा। छह कितना से कटेगा, एक से स्वयं से यानी कि छह से, और कितना से, तीन से, तो तीन हो, और कितना से, देखिए, और दो से, तो ये कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, और कई और अन्य संख्या से भी कटे, वो क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। छह के बाद कितना होगा, सात। सात कहना होगा, सात कितना से कटेगा, एक से और स्वयं से, यानी एक से और स्वयं से कटेगा तो कौन संख्या, अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा कई अन्य संख्या से भी कटेगा तो कौन सी कहेंगे, भाज्य संख्या। यानी कि कितना हो जाएगा, आठ। आठ होगा। आठ का होगा बाबू कि आठ एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, और कितना से कट रहा है, चार से और दो से, तब को जो है वो भाज्य संख्या। ऐसे ही आठ होगा, दस होगा, बारह होगा, कितना होगा, बारह होगा, नौ होगा, नौ भी होगा। नौ का होगा बाबू कि नौ तीन से भी कट रहा है। ऐसे ही डॉट डॉट कितना तक जाएगा, अनंत तक। ऐसे ही डॉट डॉट कितना तक, अनंत तक। कितना तक, अनंत तक। तो अनंत किसे कहते हैं बाबू, तो वैसी अनंत जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या कहेंगे, अनंत। जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या कहेंगे बाबू, अनंत। जिसका कोई अंत ना हो क्या कहेंगे, अनंत। समझ गए। भाज्य संख्या समझे कि नहीं, पहले बताइए, भाज्य संख्या समझे कि नहीं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा बाबू, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, चार। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। बताइए, लिख लीजिएगा यहाँ पर कि सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा बाबू, चार। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना होगा, अनंत, यानी कि इन्फिनिटिव। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, चार। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत, यानी कि इन्फिनिटिव। भाज्य संख्या समझ गए। भाज्य संख्या एक बार और देख लीजिए किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कई अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि कटे, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या पढ़ लिए बाबू। अब क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या। क्या बाबू, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। भाज्य संख्या समझ गए। उसके बाद अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। क्या बाबू, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझिए। समझिएगा बाबू कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या। अगला टॉपिक है बाबू अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का बाबू, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, क्या, अभाज्य संख्या। तो वैसी जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ माने समझते हैं बाबू, मस। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो उसे कौन सी कहेंगे, अभाज्य संख्या। पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। समझिए क्या है अभाज्य संख्या। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि मसा, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, जिन दो संख्या, मान लिए कि दो गो संख्या ले लिए और एचसीएफ निकालने तक कितना गया, एक। समझिएगा, दो संख्या हम कहीं से उठा लिए, दो गो संख्या और एचसीएफ हम निकाले। क्या निकाले बाबू, एचसीएफ। तो कितना गया, एक। अगर एचसीएफ एक आ गया तो हम क्या समझेंगे, कौन संख्या है, ये दोनों कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। कौन संख्या बाबू, अभाज्य संख्या। समझिएगा एग्जाम्पल में, जैसे उदाहरण द्वारा समझिए। जैसे में आप दो कोई भी संख्या उठा लिए और अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो कितना होगा, एक। तो कौन संख्या कह देंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि हम उठा लिए एग्जाम्पल में 4 और 5,
तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा बाबू 1। ये दोनों कौन हो गया सहवास संख्या। उठा लिए 10 11। तो 10 11 का एचसीएफ कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 10 11 का एचसीएफ कितना होगा बाबू 1। तो ये दोनों कौन संख्या हो गया सहवास संख्या। उसी प्रकार हम उठा लिए 23 और 17, 23,17। तो ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा बाबू 1। एचसीएफ कितना होगा 1, तो इसको क्या कह देंगे सहवास संख्या। सहवास संख्या समझ गए, अभाज्य संख्या समझे बाबू कि दो को कोई संख्या जैसे कि आपकी उठा लिए 19 और 17, तो ये दोनों के एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू 1। तो हम क्या कहेंगे कहें कि वैसी जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, दो गो संख्या कहीं से भी उठा लिए और उसका अगर हम एचसीएफ यानी कि मौसा निकालेंगे तो उसका 1 आ जाएगा, तो उसको कौन सी कहेंगे बाबू सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या सह अभाज्य संख्या। तो 4 5 सह अभाज्य संख्या ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। समझे सह अभाज्य संख्या समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। सह अभाज्य संख्या समझ गए, बताइए बाबू सह अभाज्य संख्या समझ में आया कि नहीं। कौन सी था सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या एक बार और सुन लीजिए बाबू कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो उसे कौन सी कहेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या। चलिए सह अभाज्य संख्या के बाद हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाबू सह अभाज्य संख्या के बाद परिमेय संख्या। क्या बाबू परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। समझिए एक सेकंड एक और रुक जाइए, पूर्णांक संख्या बचा हुआ है बाबू। क्या पूर्ण संख्या तो पढ़ लिए लेकिन पूर्णांक संख्या बचा हुआ है। पूर्णांक संख्या कौन संख्या पूर्णांक संख्या। समझिए बाबू कि पूर्णांक संख्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। पूर्णांक संख्या कौन संख्या पूर्णांक संख्या। समझना है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या तो पढ़ा है बाबू, तो अब पढ़ना है क्या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बाबू, तो जो प्राकृत संख्या के परिवार में, समझिएगा प्राकृत संख्या के परिवार में ऋणात्मक को शामिल प्राकृत एक सेकेंड पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर कौन होगा पूर्ण संख्या के जो परिवार है ना ओकरा में ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक का अर्थ कुछ होता है बाबू माइनस, यानी जो पूर्ण संख्या के परिवार है ओकरा में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा बाबू पूर्णांक संख्या। पहले डिफिनेशन देखिए, देखिए कौन है बाबू पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में या समुच्चय में। समुच्चय क्या है बाबू, समुच्चय अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ना है बाबू, समुच्चय पढ़ना है 11th क्लास में। कौन क्लास में 11th क्लास में, तो आप ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करिए। समुच्चय पढ़ना है किसमें बाबू 10th क्लास 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है समुच्चय। आगे जाइएगा 11th में तो पढ़िएगा। लिख सकते हैं पूर्ण संख्या के समुच्चय में या परिवार में। पूर्ण संख्या के परिवार, तो पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक ऋणात्मक माने कौन सी बताया बाबू माइनस, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। समझिए कि जो पूर्ण संख्या के जो परिवार है ओकरा में अगर हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दें बाबू तो कौन संख्या प्राप्त होगा। देखिए पूर्ण संख्या के परिवार है आए एक पहले पूर्ण संख्या के परिवार का है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक जाएगा अनंत तक। ये कौन संख्या के परिवार है पूर्ण संख्या। अब यही पढ़ा है बाबू पूर्ण संख्या, ये कौन संख्या के परिवार है बाबू पूर्ण संख्या। आई जब पूर्ण संख्या है ना एकरे परिवारवा में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर देंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती करने के लिए 1 2
3 4 5 डॉट डॉट इधर भी कहां तक जाएगा, अनंत तक। देखिए ये कौन सी है, पूर्ण संख्या, ये कौन सी है, प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या के परिवार में, कौन संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में, देखिए ये कौन संख्या के परिवार है, पूर्ण संख्या के परिवार, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। तो ये कौन सी यहाँ से प्राकृत संख्या, कौन सी कह रहा है, प्राकृत संख्या तो नहीं शामिल करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, ऋणात्मक यानी कि माइनस, एक में कौन सी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक यानी कि माइनस। अब ये कौन संख्या हो गया पूर्णांक संख्या। ये कौन संख्या हो गया बाबू, पूर्णांक संख्या। ये पूर्ण संख्या के परिवार था, एक में हम कौन कर दिए, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिए, तो एक में कौन संख्या प्राप्त हुआ बाबू, पूर्णांक संख्या। अब सवाल आप लोगों से पूछते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइए, बताइए बाबू, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। तो आप बोलेंगे कि सबसे बोलिए बच्चों, आवाज सही से आ रहा है बच्चों, आवाज सही से आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए। आवाज के लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चों, उतना देर कट रहा है, सॉरी, ज़्यादा नहीं बर्बाद हुआ है, 1 से 2 मिनट, तो सॉरी बच्चों, आई रियली सॉरी, दिल से। चलिए कौन सी पढ़ेंगे बाबू अभी, वास्तविक संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या। तो इस चैप्टर नंबर 10 में, अथी सॉरी, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 दिया है बाबू वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को भी देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। पहले देखना है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय समझिएगा हो कि पहले परिमेय संख्या क्या है, कौन संख्या, परिमेय संख्या, क्या बाबू, परिमेय संख्या। तो समझना है कि परिमेय संख्या क्या है, तो समझिए, जो संख्या, जो संख्या P बट्टा Q, P बट्टा Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या बाबू P बट्टा Q के रूप में रहता है उसको कौन सी कहते हैं बाबू, परिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या, जो संख्या P बट्टा Q के रूप में रहता है उसे क्या कहेंगे बाबू, परिमेय संख्या। P बट्टा Q के रूप में, या A बट्टा B के रूप में, या अंश बट्टा हर के रूप में, किसके रूप में बाबू, अंश बट्टा हर के रूप में। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो P बट्टा Q के या अंश बट्टा हर के रूप में रहेगा उसे परिमेय संख्या।
और जिसका पूरा तरह से वर्गमूल भी निकला होगा। ये नहीं कि रूट में भी परिमेय संख्या नहीं होता है, वो ऐसी संख्या जो जिसका वर्गमूल, जिसका कौची, जिसका वर्गमूल भी पूरा तरह से निकले। जैसे कि अब बताइए तो, जैसे में एक होगा परिमेय संख्या की नहीं, एक अंश बटा हर के रूप में है कि नहीं, एक, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्यों नहीं बाबू, क्योंकि एक अंश बटा हर यानी पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। एक है कि नहीं, दो बाबू, तीन, ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं, पहले बताइए। तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है। कैसे बाबू, क्योंकि देखिए एक है, एक के नीचे एक लगा सकते हैं, दो के नीचे एक, तीन के नीचे एक। ऐसा हम मैथ बनाते हैं तो लगाते हैं कि नहीं, पहले बताइए तो, लगाते हैं कि नहीं, तो लगाते हैं। कल एक से लेकर के अनंत तक का भी वो सब भी कुछ हो जाएगा परिमेय संख्या, एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा। कैसे होगा बता दिए बाबू। अगर हम कोई मैथ बनाते हैं तो उसके नीचे एक लगाते हैं, इसलिए इसको में भी एक लगा सकते हैं। तो परिमेय संख्या है कि नहीं, है। अब बताइए तो, रूट अंडर 25, कौन सी बाबू, रूट अंडर 25 परिमेय संख्या है कि नहीं, आप बोलेंगे है। क्यों बाबू, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5। अब रूट अंडर 625 है कि नहीं परिमेय संख्या, आप बोलेंगे है। क्यों बाबू, क्योंकि 625 के वर्गमूल 25। रूट अंडर 81 परिमेय संख्या है कि नहीं, है, क्योंकि वर्गमूल कितना निकलेगा, 9। अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर 36 बटा रूट अंडर 16, बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं। रूट अंडर 36 बटा रूट अंडर 16 परिमेय संख्या है कि नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए। तब आप बोलेंगे है। क्यों बाबू, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6, अंडर रूट निकला है कितना 6, और 4 के 16 के 4, तो कौन हो गया परिमेय संख्या। ये कटेगा भी, काट सकते हैं के बार में, 3 बार में या 2 बार में, ये परिमेय संख्या है। क्या बाबू, अब 22 बट्टा 7, देखिए पाई के मान कितना होता है बाबू, तब पाई के मान होता है 22 बट्टा 7। तो ये जो 22 बट्टा 7 है ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो पाई है ना बाबू ये अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22 बट्टा 7 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आया बाबू, 22 बट्टा 7 कौन सी है, परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई है वो कौन सी है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आया कि नहीं, बताइए। परिमेय संख्या समझ गए, बताइए तो, 5.1 परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए। 5.1 परिमेय संख्या है, यानी 5 पॉइंट, आप बोलेंगे हाँ। क्या बाबू, क्योंकि 5 आई 10, देखिए कितना बोले हम, 5.1, तो परिमेय संख्या है कि नहीं, है। क्यों बाबू, क्योंकि देखिए दशमलव, एक दशमलव हो गया तो कुछ बचेगा नीचे, जीरो, एक एगो जीरो है तो एगो कितना परिमेय संख्या होगा कि नहीं, 51 बट्टा 10 होगा। दशमलव भी होगा तो कुछ होगा, परिमेय संख्या होगा। अब बताइए तो, 5 5 है और ऊपर रेखनी लगा है, देखिए ये 59 है, यानी 5 5 है और 9 है, यानी कि 59। सिर्फ देखिए, एक सेकेंड, देखिए मान लीजिए कि 6 है आई 5 है, आई 5 के ऊपर रेखनी लगा है, ये 65 है, लेकिन 6 पर रेखनी नहीं लगा है, 5 पर। तो आप बताइए तो कि परिमेय संख्या है कि नहीं, आप बोलेंगे है। क्यों बाबू, क्योंकि देखिए रेखनी नीचे लगा है, 6 बट्टा 5 को लिखने के लिए आप नीचे कितना भी 9 बैठा सकते हैं, सॉरी एक एगो पर रेखनी है तो एगो, एगो एगो पर रेखनी है, रेखनी हटाने के लिए नीचे एगो 9 लिख सकते हैं, समझे। परिमेय संख्या समझिएगा बाबू। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए तो। परिमेय संख्या समझ में आया, चलिए परिमेय संख्या के बाद लिखिए अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय, समझना है बाबू अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिएगा तो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कौन सी अपरिमेय संख्या, कौन संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या। तो अब सवाल उठता है कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो पी बट्टा क्यू के रूप में ना हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे बाबू, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो पी बट्टा क्यू के
रूप में ना हो, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, p बटा q के रूप में ना हो, उसे परिमेय, सॉरी उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या केकरा कहेंगे बाबू? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, p बटा q के रूप में ना हो या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। समझे बाबू? अपरिमेय संख्या जैसे कि क्या हो जाएगा? जैसे कि √3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। पाई, पाई कौन संख्या हो गया? पाई क्या है? पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान है ना बाबू, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कौन है? अपरिमेय संख्या। रूट अंडर लिख दिए, देखिए रूट अंडर लिख दिए हम 26, क्या लिख दिए बाबू? 26। तो ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बाबू? अपरिमेय। ये सब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या, समझिए, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले तथा वो रूट में हो, ओकरा कौन कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, सबके कौन कहेंगे बाबू? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद एक लास्ट है वीवीआई, क्या है बाबू? वास्तविक संख्या, जो हम लोग को चैप्टर में ही दिया हुआ है। अब समझेंगे बाबू कि वास्तविक संख्या क्या है। कौन संख्या बाबू? वास्तविक संख्या। तो पढ़ना है बाबू क्या? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन पहले बताइए कि वास्तविक संख्या हम लोग को तो चैप्टर में पढ़ना है, तो ये वास्तविक संख्या होता क्या है? क्या बाबू? वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या समझिएगा, परिमेय। क्या बाबू? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय। कौची बाबू? परिमेय और अपरिमेय संख्या के कौची? समुच्चय। समझिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के कौची के समुच्चय को कौन संख्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या, वास्तविक, देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। समुच्चय भी लिख सकते हैं, यहाँ पर परिवार भी लिख सकते हैं। क्या बाबू? परिवार, यानी दोनों के परिवार। जी बाबू, वास्तविक संख्या समझे कि किसे कहते हैं बाबू? कि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के जो परिवार को वास्तविक संख्या। देखिए, जो अभी परिमेय संख्या पढ़ा है बाबू और अपरिमेय संख्या पढ़ा है, वो दोनों के जो परिवार है, समुच्चय है, वो दोनों को कौन कहते हैं? वो दोनों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक संख्या। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जैसे हो गया रूट, परिमेय संख्या हो गया 5, 2/5, ये सब कौन हो गया? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 3, पाई, ये सब कौन हो गया? अपरिमेय। तो ये दोनों के जो परिवार है ना बाबू, ये सब, इसको कौन कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे बाबू? वास्तविक संख्या। चलिए, इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हो चुका है बाबू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इतना समझ में आ गया बाबू आज का क्लास? कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा क्लास। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।